Hello everyone, welcome once again in the Unit 10, the S block elements. As we know that at presently we are focusing on a NCERT exemplar. In last sessions we completed a multiple choice questions with a one correct answer, and today I am going to tell you about the multiple choice questions means having a more than one correct answer. So let us start number 22. Metallic elements are described by their standard electron potential, fusion enthalpy, atomic size, etc. As we know that. So the alkali metals are characterized by which of the following properties? तो जो अल्कली मेटल्स होती है तो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी के लिए हमें मालूम है कि हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके इसके लिए जिम्मेदार है और उसकी लार्ज एटॉमिक साइज जिम्मेदार होती है। यानी दो आंसर यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि सिवरल सोडियम कंपाउंड्स फाइंड यूज इन इंडस्ट्रीज। Which of the following compounds are used for textile industries? तो सोडियम कार्बोनेट को भी हम सॉप इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इस तरह से NaOH को भी हम पेपर इंडस्ट्रीज के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं। यानी A और C दो आंसर आ सकते हैं इसमें। Which of the following compounds are readily soluble in water? देखिए हमें soluble in water की बात की हुई है। यहाँ पे सभी सल्फेट मुझे दिखाया है। सल्फेट में हमें मालूम है जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डाउन हो जाएगी क्योंकि SO4-2 की साइज बढ़िया है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जा रही है। तो पहला जो मेंबर है BeSO4, MgSO4, तो वही ज्यादा सॉल्युबल हो गया पानी में। ये एक थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। When जियोलाइट है ना एक ऐसा सिलिकेट कंपाउंड्स है, उसको हम एल्यूमिनो सिलिकेट्स भी बोलते हैं, या जियोलाइट है ना उसको हम सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलेंगे। सो विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर। द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ये जो है ना जियोलाइट की जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस, हम इसको क्या बोलेंगे? आयन एक्सचेंज बोलेंगे, क्योंकि जो हार्ड वाटर होते हैं इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। सो ऑल दिस कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयंस आर एक्सचेंज बाय सोडियम प्लस आयन ऑफ जियोलाइट। यानी इसमें जो आंसर हमें मुझे यहाँ पे मिल सकता है वो है Ca+2 एंड Mg+2 के लिए। फिर से हम यहाँ पे देखना चाहेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है वो है 26 नंबर का क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए 26 में मुझे यहाँ पे दिया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे BaCl2, राइट, देखिए क्लोरीन है, आप ध्यान से देखिए आप, राइट। सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के क्लोराइड्स होते हैं वो हाइड्रेटेड हो सकते हैं, और जो हाइड्रेशन की जो एक्सटेंट होती है वो जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे चला जाऊंगा तो वो डाउन होती जाएगी। यानी BaCl2 × 2H2O है वो तो है ही, लेकिन BaCl2 × 4H2O नहीं हो सकता है। उसी तरह से CaCl2 × 6H2O ये हो सकता है, राइट। तो ये जो दोनों आंसर A और C हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। 27 नंबर में हमें यहाँ पे दिया गया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। उसमें पहला मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो सही है, क्योंकि उसने बेरिलियम ऑक्साइड का जो यहाँ पे किसका एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन था ही, और वो प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बना रहे हैं जैसे Al2O3 बना रहा था इसी तरह से। दूसरा है बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली soluble in water as the greater hydration enthalpy of the Be+2 overcomes the lattice enthalpy factor। तो वो भी सही है।
समझ में आ रहा है? क्योंकि एनोमेलस बिहेवियर जो बेरिलियम का है उसका रीजन क्या है? तो क्या उसका रीजन तो स्मॉल साइज है और पार्टली ड्यू टू इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दोनों फैक्टर है वो Be+2 की पोलराइजिंग पावर को बढ़ा रही है, राइट? जिस तरह से हमने Al+3 में भी देखा हुआ था। तीसरा है बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, नहीं, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो वो 4 से ज्यादा तो नहीं जा सकता है। और बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर, नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड हम देख रहे हैं एक तरीके से तो वो एम्फोटेरिक नेचर में चला जा रहा है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेव कर रहा है, यानी ए और बी सही आंसर है, सी और डी सही आंसर नहीं है। 28 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो लास्ट एमसीक्यूज में मोर देन वन करेक्ट लास्ट एमसीक्यूज की बात हम करेंगे, तो इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो पहला तो एनोमलस बिहेवियर लिथियम का है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज वो भी है और हाई पोलराइजिंग पावर दोनों है। उसका हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या कुछ हम नहीं कह सकते, या एक्सेप्शनली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी नहीं है, राइट? तो ए और बी ये दोनों आंसर सही है। चलिए अभी हम एक के बाद एक यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल है वहां पे भी अच्छी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अब देखिए कहीं यहाँ हमारे गुजरात बोर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी बाहर के बोर्ड है, जैसे दिल्ली बोर्ड है, केरला बोर्ड है, जैसे वो आंध्र का बोर्ड होता है, तो वहां पे ये एग्जाम्पलर में से कई सारे क्वेश्चंस वो बच्चे को वहां पे यहाँ पे वो निकाल सकते हैं, और आपको भी देखना पड़ेगा यहाँ से अच्छी तरह से एनटीए में भी क्वेश्चंस है वो यहाँ से निकल सकता है। सो हाउ डू यू अकाउंट फॉर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिथियम इन एक्वियस सॉल्यूशन? ये क्या दिखा रहा है फिर से आप देखिए। उसने ये किया हुआ है कि एक्वियस सॉल्यूशन में लिथियम का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होने की वजह क्या है। तो हमें मालूम है कि लिथियम बीइंग द मेंबर ऑफ ग्रुप 1 इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फैमिली, तो उसकी हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन होनी चाहिए, बट ऑल्सो हैव अ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो वो है ना, वो प्रीडोमिनेट कर रही है। सो इन एक्वियस सॉल्यूशंस लिथियम लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड हैज अ गुड रिड्यूसिंग पावर, और वो गुड रिड्यूसिंग पावर है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अमॉन्ग ऑल अल्कली मेटल्स। दूसरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन हीटेड इन एयर, हम जैसे उसको एयर में हम हीट करते हैं तो अल्कली मेटल्स फॉर्म वेरियस ऑक्साइड्स, राइट? मेंशन द ऑक्साइड्स, जैसे लिथियम का लिथियम मोनोऑक्साइड ही हो सकता है, सोडियम मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, सोडियम पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, और पोटेशियम का तो हमें मालूम है कि वो मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, पेरोक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 31 नंबर में मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप देखिए एक बार। 31 नंबर में हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे ये जो रिएक्शंस आप देखेंगे वो पेरोक्साइड का पानी में दिखने हैं, तो पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड में चला जाएगा और H2O2 निकल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं सुपर ऑक्साइड है, उसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड तो देगा ही, H2O2 भी देगा, लेकिन एक्सेस ऑक्सीजन वो भी दे रहा है, राइट? तो ये हमें मालूम ही है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि लिथियम है रिजेंबल्स मैग्नीशियम इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम से मिल रही है। मेंशन टू सच प्रॉपर्टीज एंड गिव रीजन फॉर दिस रिजेंबलेंस। तो मुझे मालूम है कि जो मैंने उस दिन भी दिया हुआ था कि लिथियम का जो रेडियस है और मैग्नीशियम का रेडियस है बिल्कुल नजदीक है, दूसरा आयोनिक रेडियस भी बहुत काफी नजीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है आप देखेंगे, द मेन पॉइंट्स ऑफ द सिमिलैरिटी इज ड्यू टू सिमिलर आयोनिक रेडियस होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों है वो पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। दूसरा, लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं, और उसके कार्बोनेट्स को हम हीट करेंगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। नेक्स्ट मुझे 33 नंबर में बताया गया है कि नेम एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 विच फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड अ वाटर सोल्यूबल सल्फेट। अभी देखिए
बेरिलियम जो भी होता है तो वो उसका बीईओ होता है, तो बीईओ है वो एम्फोटेरिक होता है, और वाटर सोल्यूबल सल्फेट भी है क्योंकि BaSO4 वो वाटर सोल्यूबल में भी चला जाता है क्योंकि उसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होती है और लेटेस्ट एनर्जी से भी ज्यादा हो सकती है। और ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बेरिलियम, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। बेरिलियम जो है वो यहाँ पे बेरिलियम होना चाहिए, BE, तो वो BeOH का जो है वो यहाँ पे आपको एम्फोटेरिक नेचर यानी बेस और एसिड दोनों के साथ का रिएक्शंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग, जो ट्रेंड की बात हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट की बात हो रही है। देखिए कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स की भी बात यहाँ पे की हुई है। तो देखिए हम किस तरह से दिखा सकते हैं उसको। तो आप देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में जैसे 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 हम नीचे चले जाएंगे तो वो इंक्रीज ही हो जाएगी, क्योंकि ऑन हीटिंग दिस कार्बोनेट गिव CO2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। BeCa3 जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि उसने वो BeO में चला गया है, राइट, एंड मेड स्टेबल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। दूसरा जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड आयोनिक इन नेचर। एक BeO के अलावा सभी एम्फोटेरिक, क्योंकि BeO है वो एम्फोटेरिक है और कोवेलेंट है। लेटाइस एनर्जी जो ऑक्साइड्स की होती है वो जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो केटायन की साइज इंक्रीज होने की वजह से उसका बेसिक नेचर है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन BeO और MgO के अलावा सभी पानी में सॉल्युबल है एंड ऑन डिसॉल्विंग प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि BeO और MgO में क्या है उसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो पानी में वो सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। Why are BeSO4 and MgSO4 readily soluble in water, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इनसॉल्युबल है? तो यही पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी जो सल्फेट्स की हम दिखा रहे थे ग्रुप 2 में, जैसे जैसे हम नीचे चले जा रहे हैं उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो डाउन होती जा रही है। लेटाइस एनर्जी जो सल्फेट की है वो तो सभी में सेम ही है, लेकिन SO4 माइनस की साइज की वजह से वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be+2 एंड Mg+2 इसके वो सोल्यूबल हो पा रहे हैं, और उसकी Ca+2 और स्ट्रोंशियम और बेरियम में साइज ज्यादा होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो लेटाइस एंथैल्पी से ज्यादा नहीं होने की वजह से वो वाटर में इनसोल्यूबल ही रह पा रहे हैं। 36 में हमें दिया हुआ है कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर इजीली सॉल्यूबल इन वाटर बट lithium compounds are more soluble in organic solvents। फिर से जो भी कंपाउंड अल्कली मेटल्स के हमें यहाँ पे दिए गए हैं तो वो पानी में सॉल्यूबल इजीली हो रहा है, लेकिन लिथियम का जो कंपाउंड है हमें मालूम है कि स्मॉल साइज ऑफ लिथियम होने की वजह से हाई पोलराइजिंग पावर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। सो लिथियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जबकि दूसरे जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो आयनिक होते हैं और सॉल्यूबल इन वाटर। सोल्वे प्रोसेस में कैन वी ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन कंटेनिंग एमोनियम कार्बोनेट विद सोडियम क्लोराइड। तो हमें मालूम है कि एमोनियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद NaCl एंड प्रोडक्ट्स आर Na2CO3 एंड NH4Cl एंड बोथ आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो इक्विलिब्रियम को हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए Na2CO3 को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है कि राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O2-, राइट, and find out the oxidation state of each oxygen atom and what is the average oxidation state of oxygen in this ion। देखिए O2- का मतलब है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड की जो लुईस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। ऑक्सीजन एटम हैविंग अ नो चार्ज, सो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरे का -1 है और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का जो हम मिला के देखेंगे तो हाफ हाफ दोनों में हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है 39 नंबर का, वाई डू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लैम। ये आपने एक्सरसाइज में भी देखा होगा, मैंने तभी भी बोला था कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं
वो बंसेन बर्नर में अपनी फ्लेम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज दे हैविंग अ वेरी स्मॉल एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली बाइंड ड्यू टू द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and energy of Bunsen flame is not sufficient to excite this electron into the excited state. So hence these elements do not impart color to the flame. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 40 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल इन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। तो हमें मालूम है कि गैसियस में तो वो डाइमर के फॉर्म में होते हैं या मोनोमर के फॉर्म में होते हैं। इन गैसियस स्टेट नियर अबाउट 1200 केल्विन में तो वो मोनोमर के फॉर्म में होते हैं जैसे Cl BeCl। लेकिन जैसे सॉलिड स्टेट में हमें पॉलीमेरिक चेन के स्ट्रक्चर में होते हैं जिसमें एक बेरिलियम 4 क्लोरीन के साथ सराउंडिंग होके जुड़ा होता है और बाकी के जो 2 क्लोरीन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं बेरिलियम के साथ, जो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स गिविंग अ ब्रीच स्ट्रक्चर। और 1200 केल्विन के नीचे वो डाइमर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, राइट। यानी मोर देन 1200 केल्विन मोनोमर है, नीचे चले जाएंगे तो डाइमर है और सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक चेन में मुझे मिलेंगे। तो ये थोड़े थे शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टाइल यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग स्टाइल एनसीईआरटी एग्जांपल्स यहाँ पे अपनी दिखा रहा है, वो है मैच द फॉलोइंग। फिर हम देखेंगे एसर्टेशंस एंड रीजंस। पहले मैच द फॉलोइंग देखेंगे। मैच द एलिमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 with the properties mentioned in column 2। जो लिथियम है तो इसमें से ये प्रॉपर्टीज मुझे देखनी पड़ेगी। तो देखिए लिथियम है ना, तो वो उसका जो नेगेटिव सेल होगा अल्कली मेटल्स में ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से। सोडियम आप देख रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट, सोडियम के बारे में हम क्या देखेंगे कि सोडियम गिव्स NaOH, राइट, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस ही है। कैल्शियम के बारे में हम देखेंगे तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो कैल्शियम ऑक्सलेट का इनसॉल्युबल फॉर्म बना रहे हैं। बेरियम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज लो एज साइज Ba+2 इज हाई, तो उसकी वजह से 6s2 उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में मुझे मिल रहा है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे देखिए 42 नंबर में मुझे दिखाया गया है मैच द कंपाउंड्स इन द कॉलम 1 विद देयर यूजेस मेंशन इन कॉलम 2। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो हाई क्वालिटी पेपर में यूज हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज कर पा रहे हैं इन व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम ऑक्साइड जो तीसरा वाला है उसका जो यूजेस है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। और कैल्शियम सल्फेट की बात हो रही है विच इज यूज इन डेंटिस्ट्री एंड ऑर्नामेंटल वर्क। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक और मैच द फॉलोइंग्स दिया हुआ है। मैच द एलिमेंट्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द कलर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें मालूम ही है कि सीजियम है वो ब्लू कलर में है, सोडियम येलो कलर में होता है, पोटेशियम जो तीसरा वाला हम देख रहे हैं वो वायोलेट कलर में होता है, कैल्शियम का जो कलर है वो ब्रिक रेड है, स्ट्रॉन्शियम हम देख रहे हैं वो क्रिम्सन रेड में है, और बेरियम लास्ट वन है वो एप्पल ग्रीन में है। तो ये तो हमें मालूम ही था कि जो फ्लेम होती है तो उसकी जो एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट में आता है इमिशन ऑफ रेडिएशंस होती है विजिबल रीजन में, तो विच गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन द बंसेन बर्नर या बंसेन फ्लेम में। यहाँ पे एक और काम दिया हुआ है कि एसर्टेशन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि ए फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि द कार्बोनेट ऑफ लिथियम डीकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही है, क्योंकि वो लिथियम ऑक्साइड में CO2, लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल साइज पोलराइज लार्ज कार्बोनेट आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2O एंड CO2। बाकी सभी में क्या हो सकता है देखिए, तो कि Li2CO3 है ना वो अनस्टेबल होता है, तो वो डीकम्पोज ऑन हीटिंग होने की वजह से वो Li2O मींस लेटाइस एनर्जी जो Li2O की होती है वो क्या होती है, तो कि विच इज हायर देन द Li2CO3। तो यानी दोनों जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मुझे दिए हैं बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट एसर्टेशन है बेरिलियम कार्बोनेट, राइट, इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2
तो सही है, बराबर है। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है, क्योंकि दोनों सही ही है, राइट। क्योंकि बीईओ का हमें मालूम है कि विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर ऑफ Be+2। तो बीईओ स्टेबल है, इसलिए BeCO3 अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल को हम जैसे हीट करेंगे तो वो स्टेबल कंपाउंड की तरफ चला जाएगा। तो ये थोड़ा एसेटेशन रीजन के बाद हम अभी लास्ट जो सेशन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वहां पे हम चले जाएंगे, और वो है लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर लार्ज एटॉमिक साइजेस, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इनवेरिएबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द solubilities of their oxo salt. So in the light of this feature, describe the nature of their oxides, halides and oxo salts. एक तरह से आप देखेंगे तो बहुत लंबा ये आंसर है, क्योंकि उसने एस ब्लॉक के बारे में बात की है, कोई पर्टिकुलरली एक के बारे में बात नहीं की है। फिर भी हम जानते हैं कि द एटम्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैव लार्ज साइज एंड ड्यू टू देयर रेडिली फॉर्म केटाइन्स, सो देयर कंपाउंड्स आर आयोनिक इन नेचर एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स आयोनिक कंपाउंड। अल्कली मेटल्स जो भी होते हैं तो उसमें 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमें पता है कि Li2O से CS2O तक जैसे जैसे हम चले जाएंगे तो उसका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ रही है। हेलाइड्स जो भी होते हैं वो भी आयोनिक होते हैं LiX के अलावा, बिकॉज LiX इज कोवेलेंट इन नेचर ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। और ऑक्सो सॉल्ट में हम बात करेंगे, ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म सॉलिड कार्बोनेट्स, जैसे M2CO3 है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट एक्सेप्शन है ड्यू टू हाई पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ Li+, जो अनस्टेबल होते हैं। और हमें मालूम है कि ऑल द अल्कली मेटल्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि Li जो फॉर्म करते हैं विच इज सॉलिड बाइकार्बोनेट MHCO3, लेकिन जो दूसरे होते हैं इस तरह से ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म नाइट्रेट्स हैविंग MnO3 एंड दे आर कलरलेस, वाटर सोल्यूबल एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेजेंट अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो हमें मालूम है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव आयोनिक कंपाउंड बट कंपाउंड आर लेस आयोनिक देन द अल्कली, क्योंकि उसकी मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज है। दूसरा है नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ऑक्सो एसिड्स जो भी मुझे यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस बेसिक देन द अल्कली मेटल्स बिकॉज and these oxides are soluble, water soluble and reactions are highly exothermic, and hydroxides of alkaline earth metal are less basic than the alkali metals. Formation of oxo salts, तो हमें मालूम है कि alkaline earth metals होती है तो वो oxo salts बना रही है oxo acid के साथ, पर alkali metal की रिएक्टिविटी फास्ट है और alkaline की लेस है क्योंकि स्मॉल साइज एंड मोर न्यूक्लियर चार्ज। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि ऑक्सो सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर सोल्यूबल देन द ऑक्सो सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ केटाइन होने की वजह से उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे मुझे मिल रही है। और लास्ट में मुझे दिया है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट। तो ऑक्सो सॉल्ट्स में अल्कली मेटल्स is more than the oxo salts of alkaline earth metal. Na2O3 is quite stable as compared to the MgCO3, क्योंकि MgCO3 को मैं हीट करूंगा तो वो चला जाएगा MgO और CO2 में। 48 नंबर का क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि when a metal of group 1 was dissolved in liquid ammonia, the following observations were obtained. Blue solutions was obtained initially. On concentrating the solution, blue color changed into the bronze color. How do you account for the blue color of the solution and give the name of the product formed on keeping the solution for some time? तो मैंने आपको बताया था कि alkali metals dissolved in liquid ammonia gives blue solutions due to ammoniated electron. Because this ammoniated electron absorb energy in the visible region of light and impart blue color to the solution. But if the concentrated solutions, the blue color change into the bronze color. The reason behind that, the formation of cluster of metal ions on standing the blue solutions liberated H2 gas with the formation of
एमाइड्स। तो जो है वो एमाइड्स का यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हैं। 49 नंबर में हमें दिया हुआ है और वो है द स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स ऑफ द अल्कली मेटल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन, गिव रीजंस। यानी जो पेरोक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी हम जैसे 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 नीचे चले जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। तो उसका रीजन क्या है? तो मैंने अभी आपको बोला था कि मेटल आयन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। लिथियम का सिर्फ मोनोऑक्साइड मुझे मिल रहा है, लेकिन सोडियम का पेरोक्साइड है और बाकी के जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सुपर ऑक्साइड है। क्योंकि जो पेरोक्साइड होते हैं और सुपर ऑक्साइड होते हैं विच इज कंबाइंड विद द लार्ज साइज ऑफ अल्कली मेटल्स, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से वो बड़ी साइज होनी चाहिए। सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, द साइज ऑफ केटाइन इंक्रीजेस। When water is added to the compound A of calcium, solution B is formed. When the carbon dioxide is passed into the solutions, it turns milky due to the formation of compound C. Right? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला कंपाउंड है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि जैसे उसको पानी में मिलाऊंगा तो वो कंपाउंड बी जो बनाएगा वो लाइम वाटर बनाएगा। समझ में आ रहा है? और जो लाइम वाटर को मैं CO2 के साथ फिर मैंने यहाँ पे किया हुआ है तो मुझे C मिल रहा है, यानी मिल्की सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, मिल्कीनेस इज डिसअपियर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में मैं ज्यादा करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालूंगा तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चला जाएगा। और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से विच रिमूव मिल्की कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ABCD का सभी जो स्टेप है और यहाँ पे बताया गया है कि वाई द मिल्कीनेस डिसअपियर इन द लास्ट स्टेप। तो ये जो पॉइंट है तो पूरा हम यहाँ पे इस तरह से इक्वेशंस के फॉर्म में मैंने अभी यहाँ पे दिखाया भी है और मैं उसकी PDF भी आपको पोस्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात है, राइट? बाइकार्बोनेट है। फिर जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे लगाया हुआ है वो है 51 नंबर का क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दिखाया है कि लिथियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अदर यूजफुल हाइड्राइड्स, बेरिलियम हाइड्राइड इज वन ऑफ देम, सजेस्ट अ राउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। मैंने अभी आपको बोला था कि डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बेरिलियम नहीं जुड़ सकता है, यानी लिथियम हाइड्राइड होता है, बेरिलियम हाइड्राइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय रिएक्शन विद H2। तो उसको लिथियम हाइड्राइड को मैं आइदर Al2Cl6 में डालूंगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में चला जाएगा, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेरिलियम क्लोराइड के साथ BH2 में चला जाएगा। तो इस तरह से हम बेरिलियम हाइड्राइड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे 52 नंबर में हमें पूछा गया है कि एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 forms covalent oxide which is amphoteric in nature and dissolve in water to give an amphoteric hydroxide। तो वो बेरिलियम ही होगा ना, क्योंकि बेरिलियम ही हाइड्रोक्साइड है। बेरिलियम इज द ओनली एलिमेंट कि जो कोवेलेंट ऑक्साइड दिखा रही है, वो एम्फोटेरिक नेचर भी दिखा रही है, वो पानी के साथ मिलके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एम्फोटेरिक होने की वजह से, विच इज एक्ट एज ए बोथ एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ वो रिएक्शंस यहाँ पे कर पा रहे हैं। अब देखेंगे दोनों रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए NaOH के साथ और H2SO4 के साथ। तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड बेरिलेट बनाया हुआ है और बेरिलियम सल्फेट भी बनाया हुआ है। और ये जो 53 नंबर है वो मेरा NCERT का लास्ट जो क्वेश्चंस है, या हम कह सकते हैं कि द S ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पूरा प्रोसेस हमने देखा हुआ है, तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आयंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ 9 सिग्नल्स। कौन सी बात? 9 सिग्नल में तो सोडियम ही काम कर रहे हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर्स एंड एमिनो एसिड इनटू सेल, एंड दिस एलिमेंट्स इम्पार्ट येलो कलर टू द फ्लेम, यानी सोडियम ही है। इन फॉर्म्स एंड ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड विद ऑक्सीजन बराबर है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, वो सोडियम ही है। राइट द केमिकल रिएक्शंस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इट्स पेरोक्साइड एंड व्हाई डज द एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो सोडियम के बारे में बात यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि वही 9 सिग्नल में काम कर रहे हैं। उसका ऑक्साइड भी बताया हुआ है, उसका पेरोक्साइड भी बताया हुआ है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से, जैसे बंसेन फ्लेम के नीचे हम उसको हीटेड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम
which get the energy from this flame and go to the excited state, and we know that the excited state is not stable, so now it comes down to the ground state. So at that time they release the energy in the form of लाइट. एंड सो विजिबल लाइट में तो वो जो हमें मालूम है येलो कलर का जो रेडिएशन है वो यहाँ पे मिल रहा है. सो दैट इज वाई सोडियम इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फ्लेम. तो ये पूरी बात हमने यहाँ पे समझाई है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स में. देखिए मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पोर्शंस अच्छी तरह से जितना भी डीपली हो सके मैंने समझाया है. आप एक बार, दो बार, तीन बार जब भी रिवीजन करना हो तो ये मेरा वीडियोस बार बार देखे. बाद में मैंने एनसीईआरटी का जो इंटेक्स सोल्ड क्वेश्चंस जो 5 थे वो भी मैंने कवर कर दिए हैं. पूरी एक्सरसाइज मैंने 32 क्वेश्चंस की ली हुई है. पूरा एग्जाम्पलर भी मैंने अभी खत्म कर दिया है. अभी हम जैसे लाइव लेक्चर में जैसे मिलेंगे तो मैंने आपको बोला था कि जो हम जो एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस के लिए पहले हम थोड़ी शुरू करेंगे. और जैसे कंप्लीटली एमसीक्यूज में जैसे मेरे बोर्ड में जो पूछी जाने वाली एमसीक्यूज है, पहले प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज है, बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछी जाने वाली है, जेडब्ल्यू नीट में जो पूछी जाने वाली है, वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की भी सभी एमसीक्यूज देखेंगे, ताकि पूरी तरह से जो भी हो सके तो पूरा लेसन आपकी ग्रिप में आ सके. तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस मेथड होती है तो उसी तरह से हम यहाँ पे निकलेंगे. थैंक यू वेरी मच.